बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करने जा रहे हैं। रमज़ान और हम का एक और सिलसिला है और 12वां रोज़ा है। आपको बहुत मुबारक। आगाज़ करते हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह 12वां रोज़ा जो है वो उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। 4 से 7 तक हमारा ये साथ रहता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं ना सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, आपकी मुलाकात करवाएं आपके पसंदीदा मेहमानों से, इसके साथ साथ आपकी इबादत मज़ीद मजबूत कैसे हो सकती हैं, अच्छी कैसे हो सकती हैं, आप अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम अपनी सी एक कोशिश करते हैं कि आपकी थोड़ी सी गाइडेंस कर सकें, अपनी भी रहनुमाई कर सकें और आपकी भी रहनुमाई कर सकें अपने मेहमानों के थ्रू। अच्छा जी, ज़िंदगी में तरजीहात मुकर्रर करना जो है ना और टारगेट सेट करना, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसको कामयाबी की कुंजी एक तरह से कहा जाता है कि अगर आपके क्लियर गोल सेट नहीं है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम अपने लिए बड़ी और मुस्बत तरजीहात मुकर्रर नहीं करेंगे, बड़े गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की और खुशी मुमकिन नहीं हो सकती। और तरक्की के उसूल के लिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान की बातें शुरू करें। आपने सेट कर लिए? बहुत ज़रूरी, मैंने सेट किए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाफ वे थ्रू। चलो, गुड सीन है जी। ये बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल का जायज़ा लें। आई नो कि आप अपने तौर पे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी छोटी मायूसियाँ हमें अपने सफ़र से दूर कर देती हैं। लाजमी नहीं है कि आपका हर उठाया हुआ कदम राइट वे में हो या दुरुस्त समत की जानिब हो। कभी कभार आपके गलत समत की जानिब उठाए हुए कदम ये निशानदेही करते हैं कि आपको अपनी मंजिल का तयन दोबारा से करने की ज़रूरत है, रीवैप करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स, और फिर उस के ज़रिए आप अपनी बड़ी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, और यही हम आज शुरू में बात करना चाह रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी आम खबरें हैं जिस पे हम बात करेंगे गाए, लेकिन फिल वक्त सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ओपोजिशन रहनुमा हैं महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, उस पर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का फैसला कर लिया है। ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही है और इतलात ये भी हैं कि ये मुलाकात आइंदा चंद दिनों में ही मुतवक्किल है। अच्छा, आपने नोट किया कि हम काफ़ी अरसे के बाद पॉलिटिकल स्टोरी जो है वो कर रहे हैं। शुक्र है, वैसे मैं तो शुक्र है, आई फील गुड। कुछ प्रोडक्टिव बातें कर रहे थे हम, बड़े दिनों बाद पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब थोड़ी सी एक्टिविटी जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर हमें नजर आना शुरू हुई है, तो हमने सोचा कि हमारे नाजरीन को ये बताना चाहिए। अडियाला जेल में ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी, ऑफकोर्स होगी। अपोजिशन जमातों का एक बड़ा इज्तिमा गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी हुआ था, वो भी हमने आपको बताया था, जिसमें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तश्कील देने पर गौर किया गया था। लेकिन उसके बाद से कुछ खामोशी जो है वो देखी जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जमातें इस इशू पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही हैं और अभी तक कोई ख़ास पेशरफ सामने नहीं आई है। इसके अलावा पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ करवाने और इस्लामाबाद में नई दिल्ली की तर्ज पर असम्बली और मुंतखब हुकूमत की तजावीज़ भी गर्दिश कर रही हैं। तो हमने सोचा इन सारी सिचुएशंस पे बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो अख्तर मेंगल और इमरान अचकज़ई साहब के हवाले से बताइए। रिपोर्ट्स ये हैं कि वो उन्होंने बलूचिस्तान और KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो बानी पीटी आए हैं उनसे मिलने का फैसला किया है। कब तक ये मुलाकात एक्सपेक्टेड है एज पर योर इन्फॉर्मेशन, और कोई और अमूर भी हैं जो इसमें ज़ेर गौर आएंगे? देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई सीरियस भी है कि वो कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है उसको किसी भी मौके के ऊपर फैसिलिटेट करे। तो जिस तरह उन्होंने पहले इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी हैं, मुझे नहीं लगता ये मुलाकात भी होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो तो असल बहरान तो सियासी है। और सियासी बहरान की बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान की हैसियत और इंसाफ की जो एक सियासत है उसको समझा नहीं जा रहा, बल्कि उसको डिनाई किया जा रहा है। और जब तक हम सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात को पॉलिटिकल बहरान के हल के लिए साथ नहीं शामिल करती है, जाहिर है कि जो वाक़या बलूचिस्तान में हुआ, उससे पहले बलूच में हमला हुआ, रोज़ाना हमारे यहाँ जो शहादतें हैं वो हो रही हैं और यूँ लगता है कि हुकूमत बेबस है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इसकी जो बुनियादी जो आप समझिए कि माखज़ है, उसमें एक तो एक्सटर्नल जो मुदाखलत है वो तो है ही है, वो तो हमारे सामने है। इसका एक वजह से जो कमजोरी है इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में, उससे दुश्मन फायदा उठा रहा है और बहुत जरूरी है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीज करके
सदर जरदारी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ ऑपोजिशन अलायंस के बारे में हम बड़ी बातें सुन रहे थे कि वो भी बनने जा रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है खामोशी है, सरगर्मियां रुक गई हैं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की, और इसकी वजह क्या हम ये समझ सकते हैं कि पार्टियों की तरफ से मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया? देखिए आज के दिन तक तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड अलायंस था बनना, ये काफी नाकाम हो गया है, क्योंकि JUI की जो एटीट्यूड है वो यही है कि वो इसको बस आप समझिए कि मीटिंग्स तक रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, तहरीक इंसाफ का जो फायदा है या पोजीशन का तो फायदा ये होगा कि ईद के बाद जो सियासी मूवमेंट चले सड़कों पे गलियों में साथ में JUI वकला ये इकट्ठे हों, ताकि हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो सके। लेकिन इस वक्त तक लगता यही है कि JUI सिर्फ जो है वो इस और उसमें PTI की लीडरशिप का कसूर है बहुत ज्यादा। वो सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं, यानी आइए हमारे साथ बैठिए, कुछ गुफ्तगू कीजिए और बर्खास्त हो जाइए। तो उससे ज्यादा आगे फिलहाल ये लगता नहीं मुझे कि इस अलायंस की फिलहाल सोच है, इससे ज्यादा संजीदा सोच नहीं। तहरीक इंसाफ के लाहौर से रुकने असम्बली हैं सरदार लतीफ खोसा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं, उन्होंने कहा है कि आप PTI में है ही नहीं, आप अलीम खान की पार्टी में चले गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो फवाद चौधरी का मामला है वो खुद बानी तहरीक इंसाफ देखेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? साहब की कोई अहमियत नहीं है, उनकी बातों का क्या जवाब। सही, ठीक है। चले, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आपने कहा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल आप देख रहे हैं PTI लीडरशिप की तरफ से, तो ईद के बाद ऐसी सिचुएशन में कोई सियासी तहरीक चल सकेगी? बात यह है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जो सारी कानूनी रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, सियासी रास्ते जो हैं वो कर दिए हैं, और सवाए इसके कि आप बड़ी तहरीक और हल इंसाफ के पास अब बड़ी तहरीक का मामला है वो आपने अकेले कोशिश की है। पहले आपने 26 नवंबर को कोशिश की और उससे पहले कई दफा कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि आप इस अलायंस की जरूरत है, और उस जब तक वो अलायंस नहीं बनता उस वक्त तक आपकी एहतजाजी तहरीक की कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है। उसके ऊपर अब जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ का लीडरशिप है उसकी तो ये अहलियत नहीं है, ना ही उनकी ये आप समझिए कि ये एक्सपर्टीज है, ना ही उनकी अहलियत है, और सियासी तौर के ऊपर बहुत ही कमजोर उनकी पोजीशन है। और इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर ही सिर्फ इस वक्त PTI का इन्हिसार है। तो अब जब तक इमरान खान की मकबूलियत को पॉलिटिकली ट्रांसलेट ना किया जाए एक मौसर एहतजाजी तहरीक में, उस वक्त तक कामयाबी मिलना मुश्किल है। और यही वो चैलेंज है जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश है। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा लीडरशिप है इसके होते हुए हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब तक इमरान खान सियासी लोगों को आगे नहीं लाते, वकीलों से पार्टी को हम जान उनकी नहीं छुड़ा लेते, और फिर उसके बाद इमरान खान की फैमिली को देखेंगे तहरीक लीड करनी पड़ेगी। आखिरी जो मौसर तहरीक थी वो बुशरा बीबी ने लीड की थी। अब लोग सिर्फ अलीमा खान और जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनके साथ जुड़ेंगे, और ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो रिलीज इमरान खान की तहरीक को लेके आगे बढ़े, और उनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं है तहरीक इंसाफ में। अच्छा, आपने बानी तहरीक इंसाफ से भी हाल में कोई मुलाकात की है, और अगर है तो आप क्योंकि उनको मशवरे भी देते हैं, क्या मशवरे दिए आपने खान साहब को? व्हाट्सएप हमारी तो चूंकि जो मुकदमा होता है उसी में मुलाकात होती है, तो अभी तक तो अब उन्होंने मुकदमे की कार्रवाई रोक दी है, तो ज़ाहिर मुलाकातें अब हमारी नहीं हो रही। अच्छा। तो मैंने मशवरा, बहरहाल ये जो ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस का मशवरा था ये मैंने ही दिया था, और मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसमें सारी पार्टियों को इकट्ठा किया जाए। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमने अच्छी कोशिश भी की, मौलाना साहब से भी बात की, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने उसको नाकाम बना दिया, और अब ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस को जिस तरफ हम लेके जा रहे थे उस तरफ जाता नजर। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से मुतालिक बात कर रहे थे, और वो बारहा कह चुके हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है PTI की वो गैर मौसर है, अहलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, लीडरशिप है। क्या ऐसा कहे? लगता तो ऐसा। फवाद साहब के मुताबिक थैंक यू वेरी मच साहब फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
जी रमज़ान और हम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रमज़ान के मज़ेदार पकवान हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं और वजिया इसमें ऑब्वियसली हमें हेल्प करती हैं। आज भी वजिया वंस अगेन रेडी हैं। क्या बनाने के लिए रेडी हैं? आज हमने उन्हें कहा था भाई कुछ थोड़ा सा इस गर्मी का भी इलाज करें और भूख का तो आप करती हैं, मशरूबों पर आ गई हैं। हाँ मतलब हल्का हल्का ये सिलसिला शुरू हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना। सो लेट्स गो टू वजिया सईद एंड उनसे पूछते हैं कि वो क्या बना रही है। वजिया क्या बन रहा है आज आपके किचन में? मैं आज बना रही हूँ सुब्रोसो। जब हमारे पास हो, आप ये जानते हैं, और उसके हों चिकन स्ट्रिप्स हमारे पास, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, तो हम उससे बनाने जा रहे हैं हम चिकन पॉकेट्स। जो मैं पॉकेट्स घर में बनाना बताऊंगी 2 डिफरेंट तरीके से। और ये तो आपको पता है बहुत इजी ही है कि बस इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुकिंग का। बस हम खोलेंगे इसको, हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे और फिर हम इसको अपने पॉकेट्स के अंदर डालेंगे। और उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं बाद में बताऊंगी। और हो जब रमज़ान की बात या गर्मियां शुरू हों और हमारे दस्तरखान पे और हमारे घर में लाल शरबत ना हो, रूअफ़ज़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए हम उसकी एक डिफरेंट रबड़ी दूध की रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत हेल्दी भी है, बहुत अच्छी भी है। अब मैं अपने हाथ धोऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है सफाई निस्मान है। और जहाँ हमारे घर की फैमिली की बात आती है, हमें अपनी सेहत का, अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जब लाइफ बॉय हो पास, जो आपको टेंशन, हमारे जरासीम और हमारे हाथ को पाक साफ़ करता है। और ये आपको पता है सुन्नत भी है कि हाथ धो के सारे काम करें। और लाइफ बॉय का एलोवेरा वाला नॉर्मल, मुझे तो एलोवेरा अच्छा लगता है क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट करता है, बहुत अच्छी लगती है सॉफ्ट सी स्किन। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे हाथ तो साफ़ हो गए हैं लाइफ बॉय से। और हम सुब्रोसो के चिकन स्ट्रिप्स हम बनाएंगे, उसके पॉकेट्स। उसके लिए हमने डो लिया है। डो जो है वही हमने नॉर्मल डो लिया है जो हम पिज़्ज़े का बनाते हैं। इसकी मेजरमेंट मैं आज बता देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमें नहीं देखा, हमारा पिज़्ज़ा नहीं देखा बनते हुए, उनको आसानी होगी। और इस डो की मेजरमेंट है, आधा किलो हमने मैदा लिया, 500 ग्राम हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून हमने खमीर लिया, 10 ग्राम खमीर 10 ग्राम है। और चम्मच से देखेंगे तो 1 टीस्पून पूरा लेवल में। ½ टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, सोडा नहीं लिया। सॉल्ट हमने यूज़ किया एज अ टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। शुगर 2 टेबल स्पून लेवल करके हमने इसमें डाली है, और 1 एग। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह गूंद के हार्ड डो बना के ये देखिए रख दिया। फिर ये खुद सॉफ्ट होगा। उसके बाद हमने इसकी इटालियन टोमेटो सॉस बनाई है। अब वो हमने कैसे बनाई है? ऑयल को हमने थोड़ा सा लाल किया, टमाटर हमने पूरे बारीक पीस लिए, उसमें नमक, ऑरिगानो, और हमने लाल दखनी मिर्च जो होती है, बड़ी वाली कश्मीरी मिर्च जिसे कहा जाता है, उसको अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना के कुकिंग करा। 5 मिनट, हमें इसे थिक नहीं करना, लिक्विड ही रखना है। तो ये देखें, इसको हमने रख दिया, ये है। ठीक है, ये मायनीज़ है, ये हमने बेलने के लिए मैदा रखा है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पे पहले हम यहाँ रखते हैं, पहले हम 1-2 फ्राई करते हैं इसको बना के। ठीक है, आप देखें सरफेस पे आपने थोड़ा सा मैदा डाला है। ठीक है, सरफेस पे हमने मैदा डाला। इसको अब हम गूंदें, गोल गोल बेलेंगे, जैसे बेलना है आपने, जो शेप देनी है वो आपके ऊपर है। मैं इसको आपको 2 शेप के बनाना बताऊंगी। अच्छा, यही हम पीता ब्रेड से बना सकते हैं। ये पीता ब्रेड की भी डो यही है, हम इसके सेकेंगे। ठीक है, हम इसको सेक के भी हम इस पीता ब्रेड बना सकते हैं, और हम इसको बेक भी कर सकते हैं। सेम मेथड होगा, सेम डो होगा, बस हमें इसको बेक करना होगा या हमें सेकना होगा। ये हमारा फ्लेम ऑन हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। अच्छा, ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर अपने स्ट्रिप्स भी फ्राई करनी है और हमें अपनी ब्रेड भी। ½ लीटर हमने इसमें डाला। अब ये देखेंगे हमारी रोटी बिल गई है। इसको हम इसमें भी ये शेप भी बना सकते हैं, वरना हम इसको इस तरह चकोर भी काट सकते हैं। हमें एक डाल के देखते हैं कि ये हमने इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सही है। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं जब इसको निकालूंगी बाहर, तो मैं आपको इसको खोल के भी बताऊंगी कि मैंने इसे थोड़ा मीडियम तेल में फ्राई इसलिए किया था कि अगर आप डाल दें मीडियम फ्लेम में तो अपने से क्या करना है।
ये हमने इसमें रखी। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा फिर हम करेंगे। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि हमें इसे कैसे खोलना है। ये देखिए, हमने भी ऑयल गर्म होने छोड़ा। ये देखिए पूरा पॉकेट बन चुका है, ये अंदर से खुला हुआ है हमारा। ये अब दिखाएं तो ये देखें पूरी खुली हुई है। अब मैं इसके अंदर ये दोबारा डालूंगी। ये आप देखें, ये मैं तेल में गरम इसलिए डाल रही हूँ कि आप पता रहे कि हमें इसे थोड़ा ना, ये देखें अगर ठंडे तेल में आपके डल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, वो हम इस तरह खोलेंगे। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। ये देखें ये फूल गया, खुद ही फूल चुका है। ये एयर थी क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं। और कलर भी हमारा इतना अच्छा आया है, सही पॉकेट्स वाला जिसे कह सकते हैं। ये देखिए ये खुद ही फूल गया, हमें फुलाने की इसकी नीड नहीं पड़ी। कितने अच्छे ये गरम हुए हैं और कितने अच्छे फूले हैं। अब हम इसको आप दिखाते हैं सुब्रोसो के चिकन स्ट्रिप्स जो हम खोलेंगे, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए और इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी होती है कि पूरी फैमिली खा सकती है। हमने पॉकेट्स बनाना बताए हैं, इसमें आप खुद ऐड करेंगे। ये देखिए इसकी पैकेजिंग देखें। और जब हमारे पास सुब्रोसो हो तो दस्तरखान से हम बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा बना सकते हैं। इनकी रेंज की बात करें तो इनकी इतनी अच्छी रेंज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तो इनके पराठे भी आ रहे हैं, चीज़ पराठा, चिकन चीज़ पराठा और चपली कबाब और सीख कबाब, इनके समोसे, कचौरी इतनी अच्छी है। ठीक है, ये हम देखें। और इनका साइज़ भी कितना अच्छा है। ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे से निकल रहे हो, साइज़ भी इतना अच्छा है कि एक पॉकेट में आप आराम से एक डाल दें। और ये तकरीबन 18-20 पीसेस हैं। ये देखिए, और नेचुरल हेल्दी, जो कभी भी आपको हैवी फील नहीं कराएंगे। जैसे हम फ्राई आइटम खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत भारी भारी हो गया, लेकिन आप ये खाएंगे ना कभी भी नहीं होगा। सुब्रोसो जो है, दूसरी बात एक बताऊँ, सुब्रोसो की मीनिंग्स है डिलीशियस फूड। हम इसमें अब 2-3 साथ डालेंगे। ये देखें, इसको हमने फ्राई किया। ये देखिए, इनसे मैं अलग अलग वेरिएशंस करती रहती हूँ, इनकी चीज़ें बनाती रहती हूँ मैं। ये देखें, ये कितना अच्छा कलर। और सबसे मज़े की बात तो है, ये सबसे अच्छी जो बात है ना इसकी, वो ये है कि ये ऑयल ऑब्जर्व भी नहीं करते। अब मैं आपको पॉकेट्स बनाना बताती हूँ कि हमने कैसे बनाया। ये हमने यहाँ रखा, इधर रखते, ठीक है, ताकि हम यहाँ से उठा सकें। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए खुला हुआ है। ये देखिए, ये हमने कटिंग करी। ये देखिए, ये अंदर से ये हमारा पूरा पॉकेट इजीली खुला हुआ है। अब हमने क्या करना है, मैंने आइसबर्ग लिया। आइसबर्ग और लेटस में फ़र्क होता है, फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने आइसबर्ग और लेटस में फ़र्क होता है। ये मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी इसको। अच्छा, जितनी नीड है, पहले से आप कभी भी कटिंग करके ना रखें, जितनी नीड है, क्योंकि ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। आप इसको कट कर लें। ये देखिए, ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। इसको हम साइड पे करते हैं। इसके अंदर हम स्पून के अंदर से अपनी चीज़ें डालेंगे जो हमें डालनी है। 2 स्पून डाले, 3 सही। ये और ये हमने इसके अंदर पहले मायोनीज लगाई। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ये डाली, आइसबर्ग डाली है। आइसबर्ग आप जितनी मर्ज़ी डालें, आपका जितना दिल है वो ऐड करें, कोई इशू नहीं है इसका। ये देखिए, अच्छा, प्याज भी हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये हमारे चिकन पॉकेट्स रेडी हैं। कितने अच्छे और मज़े के बने, आप ये देख लें। ये हमने इसके अंदर फिर मायोनीज़ लगाई है हमने। अच्छा, मैं थोड़ी अच्छी लगाऊंगी मायोनीज़, क्योंकि मुझे थोड़ी पसंद है। जिसको जो पसंद है वो लगा।
मैं तो बस, मुझे मायोनीज पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। मैं फिर इसमें आइसबर्ग डालूंगा। अच्छा, इसके अंदर आप खीरे डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो सब्जियाँ आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं ना। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। ये देखिए, ये हमने डाला इसके अंदर। ये हम प्याज डालेंगे, जो डालना चाहते हैं आप वो आप इसके अंदर ऐड करें और इसे खाएं और आप इसके मज़े लें। ये देखिए, ये देखिए, ये आइसबर्ग आपने ऐड कर दी इसके अंदर। ये हमने डाल दी, ये हमने यहाँ रखा। अब हम आ जाते हैं अपने रबड़ी दूध पे। ठीक, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बहुत अच्छा ड्रिंक है, हेल्दी ड्रिंक है, तुक बलंगा। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे जितना नीड हो, जिसको पसंद हो ज़्यादा वो। ठीक है, हमने तुक मलंगा यूज़ करना है, इसमें नॉर्मल मिल्क यूज़ करना है, वेपोरेट मिल्क है, मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी यूज़ किया है और मैंने साथ पिस्ते भी इसके अंदर डाल दिए हैं थोड़ा सोक करने के लिए, क्योंकि मुझे पीसने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ये देखें, दिख रहे बादाम पिस्ते मैंने इसके अंदर सोक कर दिए और थोड़े मैंने गार्निशिंग के लिए भी रखे हैं। इसी तरह मैंने क्रीम ली है और हमने रबड़ी ली है। रबड़ी आप घर में भी बना सकते हैं दूध से, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। 1 किलो दूध का मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ड्रिंक बना लूँ पहले। मैंने पूरा 1 कप दूध डाला, 250 ग्राम ये दूध डाला। वेपोरेट मिल्क, ठीक है, ये कंडेंस मिल्क है। अब आ गई रूअफ़ज़ा, जो हर घर की शान है, हर दस्तरखान को सजाता है हमारा लाल लाल शरबत रूअफ़ज़ा, जो खुशियों वाला शरबत है, प्यार का शरबत है। जब रूअफ़ज़ा हो तो मैं चीनी ऐड नहीं करती, क्योंकि रूअफ़ज़ा हर दस्तरखान को मीठा बनाता है, मोहब्बत वाला शरबत होता है, प्यार वाला शरबत होता है। इसी तरह मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा रिची फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपने डालनी है डालें, नहीं डालनी ना डालें, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने रबड़ी बनाई थी खुद घर में। ठीक है, आप ये देख लें, थोड़ी लिक्विडी भी है। ये मैंने खुद दूध कढ़ा के जो इस पर मिला बलाई आती रही, मैं उसको साइड पे करती रही, तो ये इस तरह के लच्छे बन गए। ये मैंने 1 कप डाली, मतलब 100 ग्राम के करीब है। अब मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी, फिर मैं इसका कलर और टेक्सचर चेक करूँगी, फिर डालूँगी। मैं थोड़ा सा तुक मलंगा इसमें, तुक बलंगा कहते हैं, तुक मलंगा नहीं। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसको ज़रा चलाऊँगी। ये देखिए जी, ये हमारा कितना अच्छा बना है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह आप पहले तो गार्निशिंग हम करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसमें डाला, ये हमने इसमें सवैयाँ डाल दी हैं। अच्छा, सवैयों का मैं आपको बताती हूँ। 1 कप आपने इसे घर में बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया, उसमें 2-3 कप पानी डाला, मतलब हम इसको डबल कर देंगे। हमने 3 कप पानी लिया, इसको अच्छी तरह देगची के अंदर डिज़ोल्व किया। जब ये डिज़ोल्व हो गया, हमने फिर इसको चूल्हे पे रखना है। उससे पहले हमने चूल्हे पे इसे नहीं रखना, हमने चूल्हे पे रखना है। ये मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। चूल्हे पे आपने रखा, रखने के बाद आपने ये देखें कितना अच्छा रिची फ्लेवर आ रहा है इसका। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रूअफ़ज़ा और ऐड करूँगी। अब जैसा डिज़ाइन आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। ये ऊपर से जो आता है मिक्सचर बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं इसके अंदर अब ड्राई फ्रूट डालूँगी। ये देखें, ये देखें। तो हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं वो हो चुकी हैं तैयार। रूअफ़ज़ा रबड़ी दूध और चिकन स्ट्रिप्स बन चुकी हैं, वजिया ने बना लिया और देखिए खूबसूरत भी कितनी ज़्यादा लग रही हैं।
कल आपको कलर पे वो लाल शरबत पे ना थोड़ा ज्यादा लाल हो गया था आज, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? आज का कलर बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा जरा बता दें वजिया इसके बारे में। अफ्तारी में बनाए हैं सुब्रोसो के चिकन स्ट्रिप पॉकेट्स, और जो हमारा दस्तरखान सजता है अफ्तारी में हमारी मुश्किल आसान करी है वो है सुब्रोसो, और उसमें ही से ही हमने चिकन स्ट्रिप से चिकन पॉकेट्स बनाए हैं, और ये जो बहुत मज़े के लग रहे हैं। मेरा रोज़ा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी खा लूँ, लेकिन और हमारी मदद और देखने वालों की मदद कर रही हैं आप वजीहा। वी आर वेरी थैंकफुल कि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाती हैं, जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं उनको मज़ीद मुख्तलिफ तरीके से कैसे बना सकते हैं ये सिखाती हैं। थैंक यू सो मच वजीहा सईद ने ये दोनों रेसिपीज तैयार कर ली हैं। आई होप आपको पसंद भी आ रही हैं और आपका फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। जितनी भी रेसिपीज आप तक पहुंच रही हैं आपका दस्तरखान सजता जा रहा है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हमारे साथ। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद गुर्दों की सेहत के बारे में आगाही फैलाना है। गुर्दों की सेहत दुनिया भर में एक संगीन मसले की सूरत इख्तियार करती जा रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 850 मिलियन से ज़ायद अफराद गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। 850 मिलियन नंबर है, 850 मिलियन। जबकि पाकिस्तान में भी ये शरह बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपने मेंशन किया। 21 से 29% तक पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन की बताई जाती है, जो कि यानी कि हर 100 में से 29 लोग इसका शिकार हैं। इतनी बड़ी शरह है ये। और गुर्दों की सेहत का बराह रास्त ताल्लुक हमारी खुराक से है, ये हमें मालूम है। तर्ज ज़िंदगी हमारा क्या है, पानी हम कैसा पी रहे हैं, और जो मजमूई हमारी जिस्मानी सेहत है। आज के सेगमेंट में हमने इसी पे बात करनी है, इनको कैसे बेहतर करें, बर वक्त इलाज कैसे मुमकिन है। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर मुश्तबा मौजूद हैं, उनसे हम रहनुमाई लेते हैं और उनसे कि आज के दिन की अहमियत क्या है पाकिस्तान के तनाजुर में। डॉक्टर मुश्तबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला ये सवाल कि जो गुर्दों की बीमारी की सबसे आम वजूहात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कौन सी हो सकती हैं वो बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का। आज गुर्दे के आलमी दिन के मुनासिबत से तो आई थिंक यही चीज़ स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि सबसे जो अहम बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं पाकिस्तान में भी दुनिया भर में, वो ज़ियाबतीज़ है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा लोगों को कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे गुर्दों के अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, फिर फैमिलीज़ में डिजीज़ चल रही होती हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, ख़ास किस्म की सोजिश जिसमें गुर्दों में से चर्बी ज़ाया हो रही होती है, खून ज़ाया हो रहा होता है। तो ये वाली भी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे अहम जो अगर आप 2-3 कहें तो उसके अंदर ये ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को ही मैं शामिल करूँगा। जी अच्छा, और गुर्दों के हवाले से सबसे कॉमन शिकायत क्या आती हैं? किस पेशेंट किस मरज़ के साथ ज़्यादा आते हैं, किन शिकायत के साथ ज़्यादा आते हैं? जी, इसके अंदर जो है शिकायत में अगर गुर्दे के अंदर या तो पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में चर्बी आ सकती है, जिसमें लोग कहते हैं कि झाग आ रही है। वो झाग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चर्बी हो, लेकिन वो एक निशानी हो सकती है। सुबह के वक्त उठ के चेहरे पे सूजन होना, टांगों में दिन में सूजन हो जाना, पेशाब का बीच रात पे बार बार आना, पेशाब में बज़ाहिरी तौर पे खून नज़र आना या उसका कलर बदला हुआ होना, ख़ास तौर से अगर ब्लैक रंग का या ब्राउन डार्क ब्राउन हो जाए या सुर्ख हो जाए, तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि जब डिजीज़ थोड़ी एडवांस हो जाती है तो फिर भूख भी कम होती है, मतली होती है, हिचकियाँ आती हैं, जिल्द पर खारिश होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सूजन आ जाती है टांगों में, और छाती के अंदर भी पानी भर सकता है। तो ये प्रोग्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता अलामात बढ़ती रहती हैं, लेकिन शुरू में बाज़ लोगों को पता नहीं चलता है, सिर्फ यही सटल सी जाती है। डॉक्टर साहब, कॉमन रीजंस क्या हैं हमारे यहाँ, क्यों इतनी ज़्यादा गुर्दों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं? क्या बुनियादी तौर पे वही जो आपने कहा, जो पानी हम पी रहे हैं वो ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल का मसला है? बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ ही क्यों गुर्दों के अमराज ज़्यादा हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ज़ियाबतीज़ में हम दुनिया के टॉप नेशंस में आ गए, और ज़ियाबतीज़ में 30-40% लोगों में गुर्दों में असर हो जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हर 4 इंसानों में हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, उसमें से बहुत सारे ट्रीट भी नहीं हो रहे, तो उनके अंदर भी बीमारी गुर्दों की ज़ाहिर है साथ साथ बढ़ेगी। जिनका नहीं भी चल रहा डॉक्टर साहब वो भी कहते रहते हैं मुझसे बात मत करो, मेरा बीपी बहुत हाई हुआ है। यहाँ पर तो ये सिचुएशन है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना करो, मेरा बीपी हाई ना करो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत ही गैर मामूली हमें लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, बट वो अल्टीमेटली हमारे गुर्दों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है और हमें पता नहीं चल रहा?
देखें जैसे एक चीज़ है स्मोकिंग, वो तो हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों की बीमारी के साथ ताल्लुक़ है, वो भी गुर्दे की बीमारी को एक्सेलरेट कर रहा है। ज़्यादा प्रोटीन खाना, मोटापा, ओबेसिटी जिसमें गुर्दे ज़्यादा फिल्टर करते हैं और उसमें स्कारिंग हो जाती है, ये तो आम चीज़ें हैं जो लाइफ में, प्लस ये जो मेडिकेशन हम ओवर द काउंटर लेते रहते हैं, खासतौर से पेन किलर्स जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जैसा डेक्लोफेनाक वगैरह, तो इस किस्म की दवाइयाँ भी बहुत खाते हैं लोग, कुश्ते खा रहे हैं, हकीमों से दवाइयाँ ले रहे हैं अनरेगुलेटेड। तो आप ये समझें कि हम जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो अपनाना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नेशन ने वो टीवी के सामने पूरा बैसियत कौम ही उसको लेके चले। रमज़ान का क्या असर होता है? ये जो हम एक 14-15 घंटे की, 13-14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, ये गुर्दों के लिए अच्छी है और डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। और ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी कुछ इस किस्म के मसाइल हैं, उनके लिए रमज़ान को लेकर क्या एहतियातें आप बतौर हेल्थ प्रोफेशनल तफवीज़ करते हैं? जी बस वो इन जनरल तो हम यही कहते हैं कि जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसको डिफ़ाइन करते हैं कि 60% से कम गुर्दे का फंक्शन हो 3 महीने के लिए, तो स्टेज 3 जिसको ये कहते हैं किडनी फंक्शन 60% से कम, इनमें हम आमतौर पे कहते हैं कि रोज़े मेरे ख्याल से अवॉइड करें या कम रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कि शाम के वक्त जो है वो ज़्यादा फिर पानी पिएं, ओवरनाइट डिहाइड्रेट ना हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कोई अज्जा जो हम खाते हैं, पकोड़े वगैरह और ये सारे फ्रूट सैलड वगैरह, तो इन सारों में जो पोटेशियम की कंटेंट है या खजूरों में है, ये भी उन लोगों में जिनमें जो रोज़ा रख लेते हैं और किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, वहाँ पे भी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा। तो इन जनरल आप समझें कि स्टेज 3 या जिन लोगों में गुर्दों में पथरियां हो, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हम कहते हैं कि केयरफुल हो जाए रमज़ान में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्रोटीन की बात की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाइट कॉन्शियस तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लिए फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितनी मिकदार में उनको प्रोटीन लेनी चाहिए जो किडनीज़ को नुकसान ना पहुँचाए? और ओवरऑल बताइएगा कि किडनीज़ के फ़ायदे के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हमें स्पेशली रमज़ान के दौरान लेनी चाहिए? जी बस इन जनरल आप ये समझें कि 1 ग्राम फी किलोग्राम अगर प्रोटीन इंटेक हो तकरीबन 70 किलोग्राम के पर्सन के लिए 70 ग्राम, तो वो रीज़नेबल होगी। लेकिन अगर कोई 1.5 ग्राम फी किलो ले या वो एक्स्ट्रा कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले, तो वो एक लिहाज से गुर्दे को हाइपर फिल्टर कराता है, ज़्यादा उसमें फिल्ट्रेशन होती है, और जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है तो उससे गुर्दे के जो छोटी शरियानें हैं वो क्लॉग हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है। इसलिए हैवी प्रोटीन इंटेक किसी के लिए अच्छा नहीं है। रेड मीट राइट हर चीज़ एतदाल में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों में, हम समेत बाज़ औक़ात ये आदत होती है कि हम रेस्ट रूम नहीं जाते, काम कर रहे हैं ना, रेस्ट रूम की हाजत हो रही है, ब्लैडर फुल भी महसूस हो रहा है, फिर भी काम किए जा रहे हैं और कहते हैं अच्छा थोड़ी देर बाद जाते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ लोगों को वॉशरूम मुयस्सर नहीं आता, लंबा ट्रैवल है, तो ये कितना नुकसानदेह है? टाइम पे रेस्ट रूम ना जाना और पेशाब को रोक कर रखना, ये कितना नुकसानदेह है गुर्दे के लिए? बस इसमें भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक फ्लूइड है जो आमतौर पे बॉडी से इखराज जिसका होना है, वो अगर किसी एक ब्लैडर के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इंसान जमा करे और एम्प्टी ना करे, तो उसमें स्टेसिस होता है, वो एक रुकावट की वजह से उसमें बैक्टीरिया या जरासीम ज़्यादा आ सकते हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा टेंडेंसी है, उनको जो है अगर वो फ्रीक्वेंटली पेशाब ना करें तो उनको ज़्यादा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस का खतरा होता है। ये मेन प्रॉब्लम है। हालांकि ब्लैडर खुद इतना एक्सपैंड हो सकता है कि 1 लीटर भी उसमें जमा कर ले, लेकिन ये कि ये वो मुनासिब नहीं। ये बेहतर है कि अगर आपको हाजत है तो आप चले जाएं। अच्छा, इन द एंड डॉक्टर मुश्तबा, पाकिस्तान इलाज के लिहाज से कहाँ पर स्टैंड करता है? किडनी के तमाम इलाज यहाँ पर मौजूद हैं, मैसर हैं? जी, हमें इन जनरल अगर आप समझें ना कि जो आम बीमारियां हैं जैसा डायबिटिक किडनी डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से रिलेटेड है, बहुत सारी जो आम दुनिया में जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान में भी मौसर है। लेकिन कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो आजकल कुछ बीमारियों के लिए अवेलेबल हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ टारगेटेड जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, वो पाकिस्तान में शायद कम हैं या थोड़े महंगे हैं इस वक्त। लेकिन इन जनरल जो आम बीमारियां हैं उसके सारे इलाज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया जाते जाते, वो एंटीबायोटिक के हवाले से। I've read रिसर्च के बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है गुर्दों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, अदरवाइज भी। इस पर ज़रा थोड़ी सी जाते जाते रोशनी डालते जाइए, क्योंकि लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन बड़ी करते हैं ना। जी, एंटीबायोटिक्स का मसला ये है कि बाज़ लोगों को एलर्जिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हम कहते हैं। वो एक चीज़ है जो कि हो सकती है। और बाज़ एंटीबायोटिक्स जो गुर्दों से खारिज होते हैं, उनका अगर डोज एडजस्टेड नहीं है, ख़ासतौर से जो लोग जिनमें किडनी फंक्शन थोड़ा कम है, वो अक्यूमुलेट करके उसकी अपनी टॉक्सिसिटी होती है। लेकिन कुछ खास कैटेगरी हैं जिसको हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं या
कोलेस्टेन या इस किस्म के एंटीबायोटिक जो पाकिस्तान में आजकल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके अंदर ज्यादा डैमेज हो सकता है कुछ अर्से के बाद गुर्दों। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया, आई बिलीव बहुत से लोगों की रान है, हमारी भी हुई है। कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन वे में हमें मालूम है सबको, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते और फिर उसका नुकसान हो जाता है। तो गुर्दे बड़ी कीमती चीज़ है भाई। मैं तो डायलिसिस पे जाते लोगों को देखता हूँ, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें सही सलामत रखा है, और दूसरा ये कि एहतियात करें, ज़िंदगी लाइफस्टाइल पॉजिटिव रखें ताकि नुकसान ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी अच्छी खबर जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, आज हमने सोचा कि इसके ऊपर एक मरतबा फिर बता दें। थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी, वो हमें डॉक्टर खाकान नजीब बताएंगे कि कितनी कोई अच्छी है ये पाकिस्तान के लिए। और वो ये है कि मूडीज़ ने जो पाकिस्तान की रेटिंग है उसको मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी और बैंकों की माली कारकर्दगी में इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। अब ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूडीज़ की जानिब से जो बयान है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। फरवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 1/2 की कम तरीन सतह 1.5% तक आ गई है। अब इसका फ़ायदा आम आवाम को कितना हुआ है ये हम जानेंगे डॉक्टर खाकान डॉक्टर साहब इज हियर टू सॉल्व आवर मिस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड इवनिंग, हेलो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। आई होप आप ठीक हैं, रमज़ान आपका अच्छा गुजरा है। अच्छी खबर है, बज़ाहिर तो ऐसा ही है। फिर IMF के साथ नेगोशिएशंस के अंदर भी हैं हम, और जो एक शॉर्ट फॉल का पिछले दिनों में एक हुआ चला था कि 500-600 अरब का जो शॉर्ट फॉल है उसके लिए भी हमने एक ब्रीफ तैयार किया है, बिलीव दिया भी है। हवा तो वैसे अभी भी है। हाँ, मुझे लगता है दिया भी है हमने IMF को। डॉक्टर साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब क्या, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं आप? तो इमरान, जब भी मेरी आपसे ये बात हुई है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि पाकिस्तान जब तक एंगेज रहेगा फंड के साथ, तो जो वक्त और स्पेस है वो आपको मिल गई है टू डू योर फंडामेंटल वर्क। और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसकी अक्कासी जो है वो इससे होती है कि चूंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी बॉयर है इस वक्त भी फंड्स की, बैंक्स जो लेंड करते हैं वो सबसे बड़ी लेंडिंग टू द गवर्नमेंट है, टू द स्टेट है। और स्टेट की अगर मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि मालियाती खसारा बेहतर, एक्सटर्नल खसारा बेहतर, इन्फ्लेशन यानी कि अफरात-ए-ज़र नीचे आ गई है, उससे आपका पॉलिसी रेट नीचे आ गया है। पॉलिसी रेट नीचे आने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो खुद गवर्नमेंट पे आ रहा है। यानी कि हमने 9,800 अरब देना था मार्कअप में इस साल, पूरा जो FY25 है उसमें तकरीबन 1,000 अरब रुपया कम देना पड़ेगा टू द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज मार्कअप रेट नीचे आ गया। ये है मैक्रो स्टेबिलिटी के समर जो पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड, अभी तो मैंने आपको अथॉरिटीज का बताया है, यानी कि स्टेट को बेनिफिट हुआ है। ये जो आप इमरान ने कहा कि क्या फिर हमें नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, वन वे टू गेट आउट ऑफ द न्यू टैक्सेशन, और जो शॉर्टफॉल 380 अरब का पहले 6 माह का और 600 अरब के करीब जो बाकी 2 माह भी ऐड कर लें, वो पूरा इस तरह भी हो जाता है कि आपको एक्सपेंडिचर साइड पे 1,000 अरब रुपया बच गया है। कुछ आप PSDP काट सकते हैं, यानी कि वो 1400 अरब पहले PSDP रखा, वो भी नहीं सही था, फिर उसको 1100 अरब किया, खर्चा मेरे ख्याल है 200 अरब भी नहीं हुआ पहले 6 माह में। सो उसे भी आप अगर ओवरऑल खर्चा बचा लेंगे तो आप कुछ कॉम्पनसेट करके आगे चल सकते हैं। बट IMF आपको ये कहेगा जरूर कि जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको अलहदा भी देखना पड़ेगा। और जिस तरह हमें रिटेलर से 23 अरब नहीं आए पहले 6 माह के, इसी तरह जो हमारा डिले है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे, इसी तरह जो हमारा डिले है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग, जिसे कहेंगे जो हमारी रियल एस्टेट इनटू द टैक्स नेट है, कि ये सारे काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। बट डॉक्टर साहब, अगेन आप जो हमेशा बात करते हैं कि इन सारे मसलों को, इन सारी शॉर्टकमिंग्स को मैनेज किया जा सकता है अगर हम फंड के साथ इंगेज रहते हैं। ये जो मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग अब सामने आई है जिसमें पाकिस्तान को स्टेबल से कह दिया है कि पॉजिटिव की तरफ चली गई है, व्हाट्स दिस मीन फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी की बात है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लिए। देखिए, हम एक तरह से जंक रेटिंग पे हैं इनके साथ, यानी कि जो C कैटेगरी की रेटिंग है इससे निकल के हमने B में आना है, पहली तो ये बात है। अब उस जंक में ही वो ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक है वो एक पॉजिटिव हो गई है, जिसकी वजह यह है कि बैंक्स के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। बैंक जिसको सबसे ज़्यादा लेंड कर रहा है यानी कि स्टेट को, उसकी अपनी मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। कुछ कारोबार जो है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो पिकअप करना शुरू कर गया है। जैसे जैसे रेट नीचे आता है, यानी कि 22 की बजाय अगर आप 12 पे बोरो करेंगे
बढ़ेंगी तो आपका जो मार्जिन है टू अर्न बेहतर है, तो आप बोरोइंग ज्यादा करेंगी, आप पे रिस्क बैंक का कम हो जाएगा। सो जो ओवरऑल फिजा की स्टेबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है रेटिंग की आउटलुक की अपग्रेड होने में, पर जो एक्चुअल रेटिंग जो सी कैटेगरी की है वो हमें आउटलुक को तो बेहतर करना एक बड़ी अच्छी चीज है। सो लॉन्ग टर्म जो जिसे आप कहेंगे सस्टेनेबिलिटी है और जो की रिस्क्स हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, फिजिकल के भी प्राइवेट सेक्टर के भी, इसलिए आपने ये जो रेटिंग अपग्रेड है उसको देखा है। अच्छा गुड मूव। अच्छा मैं आपकी फिर आपके जरिए बल्कि मैं चाहूंगा लोगों की हेल्प हो जाए जो लोग पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं या कर रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब तो सेविंग्स तो खैर एक ख्वाब सा बन के रह गया, हो सकता है विद द टाइम थोड़ा बेहतर हो या हुआ हो। उनके लिए क्या सजेशन है फिर आपका, जो लोग प्लान करें अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे प्लान करें? आई रिमेंबर बैक 2 साल पहले जब हम डिस्कस करते थे और आपने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया था कि बचाएं खर्चे कम करें, मत लगाएं एक्स्ट्रा पैसे, और वो फिर हमने देखा कि वो बड़ी एक अच्छी एडवाइस थी आपकी। अब क्या आप सजेस्ट करें लोगों के लिए? सो देखिए, एक तो यह है कि इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आई है, तो लोगों पर जिस तरह का बोझ पिछले 2-3 साल में पड़ा, यानी कि 75% ऑन दी एवरेज 75% कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। सो हर एक की जो रियल वेज है यानी कि कुव्वत खरीद है वो इरोड हुई है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इस दफा ये उम्मीद है कि हम टीवी इमरान की और मैडम की जो सैलरी है उसको 10-12% बढ़ाएगा, तो जो कुछ कुव्वत खरीद है वो वापस आना शुरू होगी। ये तवातर से अगले 3-4 साल बढ़ती रहे सैलरीज और इन्फ्लेशन 5 से 7% रहे, तो लोग जो अपनी जो कमाई करेंगे उसमें उनकी कुव्वत खरीद भी और कुछ सेविंग्स करना शुरू करें, चाहे वो सेविंग्स जो है नेशनल सेविंग स्कीम्स में करें, ये एक तरीका है। कोई छोटा मोटा रिटेल आउटलेट खोल लें, ये दूसरा तरीका है। सेविंग्स आप अपनी स्टॉक मार्केट में डिविडेंड शेयर्स में कर सकते हैं, अगर आप डिविडेंड शेयर्स में करेंगे तो 7 से 8% आप सालाना कमाने शुरू हो जाएंगे, ये तीसरा तरीका है करने का। चौथा तरीका ये है कि आप एक काम करते हैं, आप साथ ही कोई इवनिंग वर्क ज्वाइन कर लें, ये 5वां तरीका है कमाने का। सो इन द लॉन्ग रन तो यही तरीका है कि आप अपनी इनकम्स बढ़ाने की कोशिश करें, और अपना जो मैं इमरान को शुरू में कहता था 2-3 साल पहले कि अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको चाहे आप सोलर की एक भी चीज लगाएं ताकि आपके 10-20% भी कम हो, जितनी जगह है छत पे उस तरफ मूव करें, कुछ ना कुछ अपने एक्सपेंडिचर को। और ज्यादा से ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर को जो है वो सनलाइट में रखें, ताकि आपको शाम 5-6 बजे तक जब मगरिब नहीं होती मतलब कम से कम बत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ें। अभी भी एडवाइस आपकी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बचाएं और अपनी अर्निंग को इंक्रीज करें, क्योंकि ये सिचुएशन जो जितनी महंगाई हो चुकी है वो नीचे तो नहीं आ रही, सिर्फ बढ़ने की जो शरह है वो कम हो गई है। अच्छा, शरह से मुझे याद आया, इंटरेस्ट रेट के बारे में भी हमने आपसे बात करनी थी लेकिन आपके साथ सेगमेंट नहीं हो पाया। जो मॉनिटरी पॉलिसी आई है 12% पर बरकरार रखा है इंटरेस्ट रेट को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस पे पूरा सेगमेंट करना पड़ेगा बिकॉज ये मैं कैजुअली एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, बट लेट मी ट्राई। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अफरात ज़र क्या है। पहले 6-7 जो इस फिस्कल ईयर के हमारे पास जो डेटा बल्कि 8 माह का मौजूद है फरवरी तक, जो अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की रफ्तार है वो 6% से कम है, जिसको हम CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब पॉलिसी रेट अगर 12% हो और कीमतें 6% से बढ़ रही हो तो रियल रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया 6%। ये जो 6% पॉजिटिव है, ये पाकिस्तान में 2 से 4% पॉजिटिव इज इनफ। इस तरह तो लगता है कि हमें अपने शरह सूद में कमी करनी चाहिए थी, ये पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि क्या जो हमारा दूसरी एक तो मॉनेटरी साइड है ना, जो स्टेट बैंक देखता है, जो गवर्नमेंट चलाती है जिसको आप फिस्कल साइड कहते हैं, क्या खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी मैंने PSDP का जिक्र किया तो कहाँ 1100 रखा था, वो खर्चा 500-600 अरब से नहीं होगा। इसी तरह कुछ कोशिश की जा रही है कि जो हमारे डेफिसिट्स हैं उन पर काबू पाया जा सके, तो वहां भी फिर आपको रूम क्रिएट हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि आप ये देखते हैं कि जो इस वक्त एक्सटर्नल सेक्टर है वो कैसा बिहेव कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम शरह सूद को ज्यादा गिराते हैं, इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, बिकॉज आप गाड़ियां ज्यादा, इमरान कहेंगे अब गाड़ी 1 करोड़ की मैं खरीद लूं तो मेरी किस्त 10 लाख पे आ गई है, उस तरह इंपोर्ट बढ़ेगी, गाड़ियों के जो CKD यूनिट्स हैं या
जो बाहर से पार्ट्स आते हैं उसके इस तरह इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो आई थिंक वो डोमिनेट कर गया है फैक्टर कि हमने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको तब्दील नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस डर से कि जारी बात है, हमने पहले भी 2017-18 में एक एपिसोड देखा था, बल्कि परसों हम जब बात कर रहे थे तो उसमें भी मैंने ये तस्करा किया था, तो हमारे एक्सपर्ट वो समा उनकी बात से एग्री भी किया जा सकता है कि हमारी जो इंपोर्ट है वो प्रोडक्शन लेड इंपोर्ट हो, यानी कि वो चीजें इंपोर्ट करें जो फिर आगे हमारी प्रोडक्शन को बेहतर करें, उसका फायदा हो। तो वो क्या ओवरऑल ये फिर हमारी टेंडेंसी में हेल्प करेगी, और क्या गवर्नमेंट की तरजीह है, क्योंकि इससे पहले तो सीपैक की मद में हम इंपोर्ट्स कर रहे थे, आई रिमेंबर, वो खर्चा ज्यादा था हमारा क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे। तो क्या अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंडस्ट्रियल फेज के अंदर जाएं, ऐसी इंपोर्ट करें जो फायदा दे हमारी इकोनॉमी को? सो इमरान, अब बात यह है कि आपको दो तरह की चीजें हो गई हैं। 45,000 मेगावाट की पावर कैपेसिटी है, सो वी हैव अ गुड प्रॉब्लम कि आपके पास बिजली है पर जो खपत है बिजली की वो नीचे आ रही है। दूसरी, सो यू बिल्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आपने जिक्र किया, सीपैक के अंडर मेरे ख्याल है 10-11 हज़ार मेगावाट सीपैक में पावर के प्रोजेक्ट्स को जल्दी करके यानी कि आगे ले जाकर बनाया गया। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अब इसको यूज करके आपने यहाँ जिसको आप सीपैक 2 कहते हैं, या आप उसको एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कहें, नए फर्म्स के आने का, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का, वक्त और स्पेस साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक वक्त और स्पेस मैक्रो स्टेबिलिटी का है। सो अगर आप इन दो चीजों को देखें तो ये आपको वो मौका फराहम करती हैं कि पैदावारी सलाहियत फर्म्स भी बेहतर करें, लेबर की भी बेहतर हो, एग्री सेक्टर की भी बेहतर हो, और आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि आप इकोनॉमी को पायदार, जिसे कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें। और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि टेल विंड तीसरी ये है कि तेल की कीमत जो है वो $70 के करीब आ गई है। अगले जो आपकी परसों आएगी तेल की कीमत, जस्ट लीविंग पीपल विद अ बेटर न्यूज, जब वो रोजा खोलने जाएं तो 10 से 12 रुपए तेल की कीमत और नीचे आ जाएगी। तो ये तीसरी टेल विंड है पाकिस्तान के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर इफ्तार के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और तेल की कीमत इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कम होना, आई थिंक दैट्स वेयर द और ओवरऑल मैं आपकी पूरी गुफ्तगू से अंदाजा लगा पाया हूं कि हम फिल वक्त एक सेफ जोन के अंदर हैं, मस्बत टेंडेंसीज हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर, लेकिन हमने इसको वेस्ट नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को, इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए अपने बेहतर पॉलिसीज पे चलना है ताकि हम इसको लॉन्गर रन में लेके जा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, अभी बुलाते हैं, आते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। Welcome back. Let's talk about some dietary discipline because it's very important to talk about it. In particular रमज़ान के अंदर जिस तरह की हमारी रूटीन बन जाती है, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और ख़ास तौर पे जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो खाने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। आज के दौर में जहाँ फास्ट फूड खाने की एक बेतरतीबी सी मौजूद है ज़िंदगी में, बेतरतीब औकात हैं, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा आम हो चुकी है, वहीं पे जो डाइटरी डिसिप्लिन है इसकी अहमियत विद द टाइम बढ़ी है। तो हमने कहा इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन छोटा सा लेकिन कर लें, बात कर लें। ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डाइटरी डिसिप्लिन जो है ना वो होता क्या है, इसे कैसे अपनाया जा सकता है और क्या दिन के मुख्तलिफ औकात में खाने का शेड्यूल हमारी सेहत पर असर डालता है। बहुत सारे सवालात हैं, तो हम डायरेक्ट लेकर चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि डाइटरी डिसिप्लिन होता क्या है और थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन करें हमारे खाने पीने की आदत जो है ना वो हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लिए, व्हाट इज डाइटरी डिसिप्लिन? जी अस्सलाम वालेकुम जी। डाइटरी डिसिप्लिन जो है ना ये एक स्पेशलिटी है जिसको क्रोनो न्यूट्रिशन कहते हैं, उसके ये अंडर ये सारी साइंस आती है और इसके अकॉर्डिंगली फूड की जो सीक्वेंसिंग है, यानी कौन सी फूड किसके बाद खानी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ क्यों है ये किया क्यों जाता है, उसकी वजह ये है कि कुछ खुराकें जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होती हैं और कुछ खुराकें आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाती हैं। जब आप मुख्तलिफ डाइजेस्टिव पीरियड की खुराकों को एक साथ मिला देते हैं, जैसे अभी आपने बर्गर की मिसाल आप दे रही थी, फर्ज करें क्या हो रहा है, जंक फूड से नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि एक तो वो चले प्रोसेस्ड फूड है, दूसरा इसलिए हो रहा है कि कॉम्बिनेशन बड़ा गलत होता है। ज़्यादातर ये जो खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं जंक फूड, उसके साथ ही कोई फिजी ड्रिंक ले लेते हैं। अब दोनों का जो डाइजेस्टिव पीरियड है वो अलग अलग है। फिजी ड्रिंक जिस नौयत की भी है उसने तकरीबन आधे घंटे में डाइजेस्ट होना है,
और जो बर्गर है उसका डाइजेस्टिव पीरियड जो है वो अबाउट 3 to 4 आवर्स है। अब ये दोनों इनकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कोई एक और जाके चेन ऑफ रिएक्शन शुरू करेंगे जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो है ना, यानी कि इसका भी बहुत ज़्यादा मसला है। ये भी थोड़ा सा बताइएगा, समटाइम्स होता है हम खाने के लिए बैठे हैं, लंच या डिनर करने के लिए बैठे हैं, तो जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं उससे पहले हम कहते हैं हम कुछ मीठा खा लें, हमने डिज़र्ट खा लिया या कोई भी स्वीट चीज़ जो है ना वो हमने खा ली। क्या ये बेतरतीबी जो है खाने के अंदर, ये भी डाइटरी डिसिप्लिन में ही आएगी और क्या ये भी अफेक्ट करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। डाइटरी डिसिप्लिन में उसका टाइम इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने जो जैसे बोला है ना कि अगर हम कहीं बैठे हैं और मीठा पहले खा लें तो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। बाय द वे आप शायद वैसे मेंशन कर गई हैं, लेकिन हम कल्चरली मीठा बाद में खाते हैं। हम मीठा या हम बाद में खाते हैं, लेकिन आइडियल यही है कि आप सिंपल कार्ब्स बेस्ड या सिंपल शुगर्स को पहले खा लेंगे तो आपके पेट में फर्मेंटेशन नहीं होगी। और आपने सुना होगा कि आजकल फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बड़ी कॉमन है। जब आप गलत तरीके से फूड्स को कंबाइन करते हैं तो उसको आपके हमारी जो आंतें हैं उसमें अल्कोहल बनती है और उसका एक नाम है नॉन ब्यूरी सिंड्रोम कहते हैं, यानी पेट में अल्कोहल बनती है और वो जो अल्कोहल है वो जाके लिवर पे वही असरात देती है जो एक अल्कोहल या शराब पीने वाले इंसान के जिगर के ऊपर होते हैं। My goodness, इसलिए अच्छा। कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत बड़ा अदाब में आते हैं या अदब में आते हैं फूड के कंज्यूम कर। ठीक है, अब आप तो एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आपको तो इसका इल्म है, या हमें चलें थोड़ा बहुत अपने शोबे की वजह से और आप लोगों की रहनुमाई की वजह से इल्म होता रहता है, लेकिन एक आम आदमी तो इसको फिगर आउट नहीं कर पाता, खासतौर पे हमारे टीनेज ग्रुप के जो लोग हैं। और ये बर्गर के साथ ड्रिंक्स वही लोग पी रहे होते हैं साथ, बल्कि रमज़ान में तो फ्री ऑफर्स भी चल रही हैं, एक बर्गर के साथ 2 फ्री। तो वो फिर अपने तौर पे कैसे डिसाइड करें या कैसे समझें इस चीज़ को? किसी एक चीज़ को तर्क कर देना इनमें से मुनासिब होगा? जैसे ड्रिंक और बर्गर दोनों हैं, दोनों में से एक छोड़ दें तब ठीक रहेगा, दोनों ही ना पिए? तो हाँ, तजवीज़ क्या है इसमें? कोई ऐसा मशवरा हो सकता है, ऐसा लाइनअप, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि बहुत से लोगों को अभी भी अवेयरनेस है। जो लोग अपनी सेहत के कॉन्शियस होते हैं ना, वो दे कीप ट्राइंग, वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्सो अपनी बॉडी पे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो अपने पर काम करके भी सीखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को ना ताने भी मिलते रहते हैं फिर कि ये तो कुछ खाती ही नहीं है, ये तो कुछ खाते ही नहीं है। जी डॉक्टर। नहीं, है ताने बिल्कुल मिलते हैं। हाँ। तो अवेयरनेस का रोल है इसके अंदर कि करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतनी तो समझ सबको होनी चाहिए कि जो प्रोसेस्ड फूड है या जिसको हम जंक फूड कहते हैं या डेड फूड जो होता है या उसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी कहा जाता है, वो तो अच्छा है ही नहीं। तो अगर छोड़ना ही है तो फिर दोनों ही छोड़ दें। मतलब क्यों फिर एक को छोड़ना और एक को लेना? अच्छा, ये मुझे आपकी इस गुफ्तगू से ना एक मेरे माइंड में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन गलत इस्तेमाल होते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमन है, चाय और पराठा। क्या ये भी उसी तरह का कॉम्बिनेशन है जैसा आप कह रहे हैं कि बर्गर के साथ ड्रिंक का डाइजेस्टिव सिस्टम का टाइम अलग है, इनका भी अलग है और ये भी एसिडिटी एंड ऑल कॉज करता है? जरा कुछ कॉम्बिनेशन पे अगर रोशनी डाल पाए। बिल्कुल है, ऐसे ही हमारे जो नाश्ते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में नाश्ता जो है उसमें हम करते ये हैं कि पराठा खाया, अंडा खाया, ऊपर से चाय पी ली। जब हम चाय पी लेते हैं तो चाय स्टमक में एसिडिटी कॉज करती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को डिले करती है। अब मैं जो मरीज की सही करती हूँ तो मैं उसकी चाय पहले करती हूँ, चाय नहीं बंद करती, चाय को पहले कर देती हूँ 10 मिनट पहले, और उसके बाद वो खाए। इसी तरह जो फूड का टाइप होती है, आपने पराठे की बात की है, तो अगर मैं रोटी और पराठे को देखूं तो डेफिनेटली रोटी जो है वो सेफर फॉर्म है, क्योंकि आटा और घी और फ्राइंग का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। जहां कलेक्टिव मील का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, वहां पर इंडिविजुअल भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप यानी कि पराठा भी इटसेल्फ इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन आटे और घी का। तो थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए, एक आइडियल प्लेट जो है खाने की, डिनर की या लंच की, वो क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? देखिए, हमारी जो करंट सेहत है ना, इसके मुताबिक मैंने भी बहुत पराठे खाए हुए हैं, लेकिन अब मुझे बच्चों के बंद करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी ओवरऑल सेल्फ डिक्लाइन की तरफ है। तो एक प्लेट जो है उसमें डेफिनेटली रोटी होनी चाहिए, उसमें दही का रायता इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू कच्ची सब्जी या रॉ सैलड।
दही में आप जब वो सैलेड डाल के रायता बना लेते हैं तो हमारे माइक्रोबायोम कहते हैं, जो पेट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शफा मिलती है। इसी तरह उसी प्लेट का हिस्सा दाल भी हो सकती है, सब्जी भी हो सकती है, गोश्त भी हो सकता है, जो हम लोग कल्चरली खाते हैं। और डॉक्टर भाई जो चाय वाला पॉइंट है उसमें मैं वंस अगेन, चूंकि चाय बहुत ज्यादा हम लोग पीते हैं, हम सभी पीते हैं, तो आप कह रही हैं कि अगर पीनी ही है चाय तो खाने से पहले पी ले, उसके बाद ना पिए, ये कह रही हैं? बिल्कुल पहले पी लें या फिर खाने के 1.5 घंटे के बाद पिए। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे के बाद स्टमक एम्प्टी होता है और फूड आगे चली जाती है। अब चाय विल नॉट हार्म द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, जो आगे उसने फेंक दिया है, उसको इंटेस्टाइन की तरफ उसने भेज दिया है स्टमक ने। तो ये 2 टाइम है जो मुझे करेक्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत आसान अल्फाज में कम वक्त में आपने हमें रहनुमाई दी, आपका बहुत शुक्रिया। आप जब भी आती हैं हमें बहुत ही मजा आता है आपसे गुफ्तगू करके, आसान लफ्जों में समझाती हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा साथ दिया और हमें बताया। इसी पॉइंट के ऊपर हम एक ब्रेक लीजिए। मीठा खाने से पहले खाइए, चाय खाने से पहले पीजिए, या खाने के 1.5 घंटे के बाद, तब ठीक। वाकई और पराठा भी सही नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस्लामाबाद और लाहौर इसके गिरदोनवा में जो अज़ान मगरिब है वो हो चुकी है, रोज़ा अफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी, हमने रखा। कराची में अब से कुछ देर बाद अफ्तार होगी, तो उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त बढ़ते हैं अपने अगले सिलसिले की जानिब। डॉक्टर खुर्रम इलाही के साथ हमारा सिलसिला जो कल से बाकायदा शुरू हुआ था और बहुत महजूज हुए थे हम उस पर बात करते हुए भी, और आप ज़ाहिर बात उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा लेकर आए। मुख्तलिफ मसाजिद के बारे में, इस्लामिक लैंडमार्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक की जो बाबरकत सातें हैं, इसमें हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलते हैं जहां ईमान, मुसलमान या मुस्लिम फ़न तामीर और फितरत एक साथ जुड़े हैं। दुनिया में कुछ ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जिनका कल 2 का तज़किरा हमने किया था, जो कि देखने में खूबसूरत भी बहुत हैं, उनका मुनफरिद तर्ज़ तामीर भी है, और एक शाकार अगर उनको कहें तो गलत नहीं होगा। आज के सेगमेंट में हम ऐसे ही 3 हैरत अंगेज मसाजिद के बारे में मजीद बात करेंगे। इनमें मलेशिया की शीशे की चमकती हुई क्रिस्टल मस्जिद शामिल है, सऊदी अरब में बहीरा अहमर के किनारे वाक़ अल रहमा मस्जिद, और ब्रुनाई की तलाई गुंबदों वाली सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद शामिल है। अब इन तीनों की क्या क्या खुसूसियात हैं, इनकी यूनिकनेस क्या है, इसके बारे में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम इलाही, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, हमने मसाजिद निकाली और हमने कहा कि हम अपने सामने नाज़रीन के आगे फ्लोटिंग मॉस्क्स, तैरने वाली मसाजिद रखेंगे। तैरने से मुराद ये है कि जब पानी ऊपर आता है तो इन तमाम मसाजिद में यूं लगता है कि पानी के अंदर है। सो हम पहले चलते हैं मलेशिया। हमने कल भी उसकी एक मस्जिद कवर की, इसमें तकरीबन 6000 मस्जिद हैं। एक हमने कवर की, एक हम आज कवर कर। लग रहा है कि मलेशिया में ऐसे काफी सारे फन तामीर के नमूने मौजूद हैं। मतलब कि अगर हम चाहें तो हम कई और मसाजिद भी कोट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। क्रिस्टल मस्जिद जो है शीशे, क्रिस्टल और स्टील से मिलकर बनी है। इसका जो सबसे हैरत अंगेज बात जो मैं चाहता था मैं बताना चाहूँ, ये दूर से साइबर एज की लगती है। अच्छा। यानी कि अगर है तो कदीम वैल्यूज और इक़दार पर खड़ी है, जो मुसलमानों का डिज़ाइन फॉर्म था, लेकिन अगर हम इसको देखें कि 3000वीं या 30वीं 1000वीं सदी में, आज से 900 सालों बाद जब हम बहुत फ्यूचरिस्टिक एज में जाएंगे, तब मसाजिद कैसी होनी चाहिए, तो ये उस तरह की दिखने में लगती है। पर इंतहाई साइबर ट्रक के साथ इसका डिजाइन जैसे आप देखेंगे मैच होता है, क्योंकि इसके कर्व्स जो है वो बिल्कुल गोलाई में नहीं है, वो टूट के हैं, क्योंकि क्रिस्टल को एक हद से ज्यादा मोड़ा नहीं जा सकता। तो ये मैच करती है बिल्कुल उसी थीम को। जब हम जदीद गाड़ियां देखते हैं वो बिल्कुल मैचअप करती हैं जिस तरह ये मस्जिद है। ठीक है। उसके अलावा ये मस्जिद स्मार्ट मस्जिद भी है। स्मार्ट मस्जिद वो मस्जिदें होती हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वाईफाई अवेलेबल होता है, लोग जदीद IT को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो मस्जिद की इंतज़ामिया है वो वहाँ पर तवानाई को कंट्रोल करने के लिए, नमाजों के टाइम को चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो खुर्रम भाई, इसको इसी तर्ज पे बनाया गया था 2008 में, या फिर उसके बाद इसमें ये जो स्मार्टनेस वाला आप एलिमेंट कह रहे हैं वो बाद में ऐड किया? इसी तर्ज पर बनाया गया था, स्मार्ट मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है, लोग यहाँ पर आते हैं और डिजिटल कुरान पढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो नमाजों और अजानों का टाइम है जो चेंज हो रहा होता है, उसको भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाता है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज वहाँ पर जगह जगह नजर आती हैं। सऊदी अरब की जो मस्जिद है अल रहमा मस्जिद, रहमा मस्जिद जी, वो क्यों चूज किया आपने अल रहमा? वो इसलिए चूज की क्योंकि सऊदी अरब में 98,000 मस्जिदें हैं। 98,000 उन मसाजिद के अंदर मक्का है, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मगर इसके अलावा ये मस्जिद जो है बहरे अहमर के कोने पर मौजूद है। ये एक मसनूई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है, और इसके अंदर तकरीबन 2100 नमाजी आ जाते हैं।
तो ये जद्दा के अंदर मौजूद ऐसी एक मुनफरिद मस्जिद थी कि जहाँ से इस्लाम फूटा है, वहाँ पर एक रेगिस्तान या ज़मीन के बजाय मुझे एक मस्जिद का ख्याल आया कि हमें ज़रूर अपने नाजरीन के आगे रखनी चाहिए। ये 1985 में बनाई गई थी। वैसे कुछ स्पेसिफिक इसका तारीखी पस मंज़र तो नहीं, इसको वैसे बीबी फातिमा के नाम से भी पुकारा जाता है और मस्जिद रामा भी कहा जाता है। और इसके 52 के करीब गुंबद हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो क्लासिकल इस्लामिक डिज़ाइन के ऊपर ही है। क्लासिकल इस्लामिक डिज़ाइन क्या होता है कि एक मीनार है जो कि लोगों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब लोग आ जाएं तो गुंबद है जिसके नीचे वो बैठ सकें। तो ये दो खूबसूरत सिंबल्स हैं इस्लामिक डिज़ाइन के, एक बुलाने के लिए जो कि एक ऊंचा मुकाम हो और एक गोलाई का मुकाम, ताकि हर तरह की बारिश गर्मी से उनको बचाया जा सके। ठीक है। अच्छा खुद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम कितना हमें इजाज़त देता है टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने की, स्पेशली जहाँ पर आपने इबादत करनी है? हम स्मार्ट मसाजिद की बात कर रहे हैं, इनके बारे में बताएं। मेरे ख्याल से इस्लाम सबसे जदीद मज़हब था और वो किसी किस्म की भी वो जो नए तरीके हैं उनसे हमें पीछे नहीं करता। लामा का बहुत मशहूर शेर है, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो। इस्लाम तो मुस्तकबिल में जाने की सबसे बड़ी दावत है। मतलब आपने मुस्तकबिल में जाना है तो एक आयत अल्लामा इकबाल कोट किया करते थे, कुल्ला यौमिन हुआ फिशान। अल्लाह ताला हर लम्हे नई तरह से जलवागर होता है, तुम उसके आशिक और महबूब होते हो, पुरानी बातों पर कैसे जुड़े बैठे। और इस्लाम में जो इज्तिहाद की फिक्र है वो इसी चीज़ के लिए दरवाजे खोलती है कि अब हम ख़त्म नबूवत के बाद अब इंसानी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें, कि अब इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और आपस में जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें अमन के लिए, दावत के लिए, इंसानों की सहूलत के लिए। अब जरा ब्रुनाई चलते हैं। तलाई गुम्बदों वाली ब्रुनाई मशहूर है गोल्ड की वजह से। जो शेख है सुल्तान है वो $30 बिलियन की मालियत के साथ इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और इनकी जो टोटल आबादी है वो 4.5 लाख है और वहाँ पे 118 मस्जिदें हैं। इस मस्जिद को उठाने का मकसद ये था कि ये फ्लोटिंग मस्जिद भी और बड़ी रिच मस्जिद भी है। इसका जो गुंबद बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पहले बताता चलो, हमारे टाइम कम है निकल ना जाए। इसके आगे एक कश्ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये मसनूई झील बनाई गई है, यानी इसको एक तरफ से फ्लोटिंग जो एज दिया गया वो मसनूई झील है, आर्टिफिशियल झील है। और इसमें एक जो कश्ती नजर आ रही है इसको बार्ज कहते हैं। बार्ज ऐसी कश्ती को कहते हैं जो तख्ते नुमा होती हैं। ठीक है, ये जो बार्ज यहाँ पर पड़ी हुई है ये इनके कदीम जो 16वीं सदी के इनके एक सुल्तान थे उनकी याद में, मगर उनकी याद में इसलिए है कि जब कुरान मजीद की 1400वीं एनिवर्सरी थी नज़ूल कुरान की, तो उसकी याद में फिर इस कश्ती को वहाँ पर रखा गया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को अब आए हमारे दरमियान 1400 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो फिर इस कश्ती को वहां पर रखा गया। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके जो पिलर्स हैं वो पिलर्स जो हैं वो एक मखसूस किस्म की रस्सी होती है, कलात, जो ब्रुनाई के लोग यूज करते हैं, उसके साथ इस्तेमाल की गई है। इसकी एक और बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, सियाह आते हैं, उनके लिए कोट्स लटके हुए हैं। अच्छा। तो ये मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों के लिए खुली रहती है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिव्यूज देखेंगे तो अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप इस मस्जिद, क्योंकि इतनी पुरकशिश है कि लोग वहां पर जाना चाहते हैं इसको देखने के लिए, तो अमूमन गैर मुस्लिम लोग ऐसे लिबास में नहीं होते जो हम प्रेफर करते हैं इबादत गाह में जाने के लिए। ठीक है, ये मुझे लिबास फराहम किया जाता है, लिबास फराहम किया जाता है, कोट्स दे दिए जाते हैं। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी इस वाली मस्जिद को देख के। हमने जो सऊदी अरब के हवाले से भी गलत फहमी रहती है, जो मस्जिद रामा है वो भी गैर मुस्लिमीन के लिए खुली हुई है, लेकिन मेरे तो ख्याल है तमाम मसाजिद ही खुली होती हैं। और ये जब मसाजिद जो जिन तीनों का हमने जिक्र किया, क्योंकि पहली वाली जो मस्जिद हमने जिक्र किया क्रिस्टल मस्जिद मलेशिया की, वो भी बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसको तो लोग बहुत ज्यादा देखने के लिए आते हैं। अच्छा, इसमें जो कि ये गुंबद जिसके गोल्ड के हैं, तो गोल्ड प्लेटेड है या असली सोना? गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड लाइक गोल्ड प्लेटेड है। आई थॉट सिंस इट्स अ वेरी इट बिलोंग्स टू सच अ रिच कंट्री, तो मे बी मैंने कहा असल सोना नहीं, गोल्ड प्लेटेड है। वो भी सकता है। हमारे नाज़रीन को इल्म होना चाहिए कि बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन वो अपनी ऑयल और अपनी गैस के ज़खायर की वजह से। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 3000 है। 3000। तो हमने जो पहली मस्जिद की वो तकरीबन 1500 लोगों को होल्ड करती थी, जो सऊदी अरब की है वो 2100, और ये वाली जो है ये 3000 लोगों को। इसमें काफी हद तक, सिवाय अगर हम सऊदी अरब वाली मस्जिद को थोड़ा सा हट के देख सकते हैं, लेकिन जो तर्ज तामीर है, मुझे मलेशिया या इंडोनेशिया को हमने डिस्कस किया था और अब हम ब्रुनाई को भी डिस्कस करें, मुझे इसमें कुछ मुमासलत नजर आती है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कुछ मुगल आर्ट ऐसा है? बिल्कुल जी, मुगल आर्ट इसमें यूज किया गया है। और जो पहले वाली मस्जिद है उसमें भी जो बुनियादी डिजाइन इस्तेमाल किया गया वो मुगल आर्ट के, गो के फ्यूचरिस्टिक है। और ब्रुनाई वाली मस्जिद जो है इसके अंदर भी जो आर्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई वो मुगल आर्ट के, जिसको हम
पुकारते हैं। तलाई गुंबद जो है ना, उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि पहले कहीं देखे हुए हैं। हाँ, ये बड़ा सिंबॉलिक है। कहीं से इंस्पिरेशन ली गई है? इंस्पिरेशन कम है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ यही कंट्री अफोर्ड कर सकती थी कि इतना मैसिव। आई बिलीव जो ब्रुनाई की पिक्चर्स हम देखते हैं ना इंटरनेट वगैरह पे, उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आई है, बिकॉज़ आई वॉच्ड जो उनकी जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह के जो गुंबद हैं वो इस्तेमाल किए गए, और द गोल्ड इज द फेवरेट कलर जो उनके सुल्तान का, और ये सुल्तान जो इस वक्त करंट सुल्तान है ये उनके वालिद साहब के नाम के ऊपर ही इस मस्जिद का नाम है। मैंने कुछ टर्की के अंदर कुछ ऐसे आंख देखे हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। आई एम श्योर हम उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। हम बल्कि ऐसी मसाजिद पर भी बात करेंगे। हमने इंतहाई सोने से लदी खूबसूरत मस्जिद देख ली, हमने ऐसी मस्जिद देख ली जो मुस्तकबिल की दावत दे रही है। हम ऐसी मस्जिद भी देखेंगे जिसका मीनार शायद दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार होगा और मट्टी का बना। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन मुझे ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली मस्जिद है इसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि आप आजकल की दुनिया से सिंक होकर चले। बेसिकली इस्लाम का मैसेज भी तो यही है, इस्लाम अहद जदीद का मज़हब है और हर दौर का मज़हब है, ज़ाब्ता हयात है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर खुर्रम इलाही ने हमें इन मसाजिद के बारे में बताया। हमारे दिल में मोहब्बत बढ़ा रहे हैं ये ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की कि हम यहाँ पे भी जाएं, हमारे नाज़रीन को भी बहुत पसंद आ रहा है। यानी कि जो चीज़ें हमें पता है उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है। इमरान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें अमूमन बताया जाता है मुसलमान मुसाफिर की तरह आता है, ये नामुकम्मल बात है। मुसलमान सियाह की तरह आता है। मुसलमान सिर्फ जर्नी नहीं कर रहा, वो एक टूरिस्ट भी है अल्लाह की ज़मीन। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन और वो देख भी रहा है अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को, महसूस हो और फिर आगे को निकले। ये हमें ज़्यादा अच्छा लगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई होप कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई है। आप भी खुद से भी देख सकते हैं, इंटरनेट इज़ देयर, बट हम कोशिश करते हैं अपने तरीके से आप तक ज़बरदस्त किस्म के लैंडमार्क्स आप तक पहुँचाएं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आई होप आप रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे इस सिलसिले में जिसमें तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हम आपकी सेहत की बात करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और अफादियत क्या है उनकी बात करते हैं। और आज जिस चीज़ का हमने इंतखाब किया है वो एक फल है जिसे जन्नती फल भी कहा जाता है। जी हाँ, अनार के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका कुरान में और अहादीस में भी जिक्र मौजूद है। जदीद साइंस की बात कर ली जाए तो वो भी इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद को तस्लीम करती है। बिल्कुल, लेकिन आजकल महंगा बहुत है। कल ही मुझे पूछने का इत्तेफाक हुआ तो 800 रुपये किलो, 800 रुपये किलो अनार दस्तयाब था, और ये अनार रमजान के आसपास 400 रुपये का जन्नत का फल है, थोड़ा सा महंगा भाई होगा। मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ठीक है। अब रमजान की अफादियत बढ़ जाती है, सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, प्रॉफिट 100% क्यों बढ़ जाता है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। हम क्विकली ज़रा आगा साहब पे जाते हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या हमें इस हवाले से आगाह कर पाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। महंगाई का तो मैंने जिक्र कर दिया, अगरचे कि बहुत महंगा, फलों के शहनशाह भी इसको कहा जा सकता है, और फ़वाइद भी इसके बहुत है। आप पहले तस्करा करते रहें, बुनियादी क्या फ़वाइद है जिनसे हम इससे? बुनियादी तौर पर ये एंटी टॉक्सिन और एंटीऑक्सीडेंट है जी। उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे जिगर में जाकर जो फ्री रेडिकल्स हैं उन फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को रोक देता है। ओके। फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी बुनियादी तौर पर वो एक्टिविटी है जो हमारे जिस्म के किसी भी ऑर्गन में कैंसर पैदा करती है। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अनार जो है वो एंटी टॉक्सिन और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एक कह सकते हैं हम कि एंटी कैंसर मेडिसिन है, और इसको WHO ने एक्सेप्ट किया है। ओके। सेकंड पे आते हैं, अनार में कहीं ना कहीं आयरन की मिकदार मौजूद है, और आयरन को हजम होने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम में विटामिन C का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। चुनांचे आप ये देखिए कि अनार में विटामिन C भी बहुत ज़्यादा है और आयरन भी मौजूद है, लिहाजा इन दोनों की कॉम्बिनेशन हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है। फिर इसके साथ इसके अंदर फोलेट भी है, वो फोलेट जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे लिवर के अंदर तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करके हमारी मैनेजमेंट ऑफ ब्लड को मैनेज करता है। तो जब मैनेजमेंट ऑफ ब्लड हो गई तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं। जब हम कहते हैं किसी भी चीज़ को कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्या उससे एंटी एजिंग खुसूसियात भी मिल जाती हैं हमें? यकीनन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि हम जो है अपने जिस्म में ऑक्सीजन के इंतजाम को, उसके एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर रहे हैं। Okay. जब बेहतर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑक्सीजन जज्ब होगी वो हमारे सेल्स में जाएगी। लेकिन अनार में एक और ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि अनार को छिलके समेत पीस लिया जाए। अच्छा। इसका पेस्ट बना लें। अच्छा। और ये चेहरे पर लगा लें, अपने जिस्म के किसी हिस्से पर लगा लें। इसके अंदर जो एब्जॉर्ब होने के साथ साथ जो
कोई स्क्वीज करने की सलाहियत है, वो हमारी सैगिंग को ठीक करती है, चेहरा जो लटका हुआ है उसको बेहतर करती है, और उसके अंदर जो कमी है हर कमी को पूरा करती है। अच्छा। तो अगर फर्ज करें कि कुछ खवातीन अपने चेहरे के लटके हुए स्किन को ठीक करना चाहती हैं तो अनार को छिलके समेत ग्राइंड करें, रिंकल्स के लिए भी यानी फायदेमंद है ये बहुत ज्यादा, और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लें। अच्छा। तो उसके बाद अपने चेहरे पर लगाएं तो बेहतरीन है। अगर इसमें वो नीम का तेल ऐड कर लें तो ये उसके अंदर जो चेहरे पर कुछ झुर्रियां हैं उसके साथ कोई इन्फेक्शंस हैं, और अगर कहीं पर छोटे छोटे महासे निकले हुए हैं, कीले निकली हुई हैं, उसके लिए भी बहुत अनार प्लस मुल्तानी मिट्टी प्लस नीम। ओके ओके। और क्या क्या कॉम्बिनेशन इसको खाने के हवाले से मैं अगर पूछूं क्या कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से वो हेल्पफुल है? अनार को आपने मुझे याद है मैदे के हवाले से बड़ी अफादियत बताई थी। जी, मैदे के हवाले से मैंने अर्ज की थी कि अनार के अंदर मोटी झाड़ू है। एग्जैक्टली। तो अनार को खाने से जो कॉन्स्टिपेशन है वो बेहतर होता है, हमारी गट हेल्थ बेहतर होती है, आयरन बेहतर होता है, विटामिन सी बेहतर होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर कर देती हैं। लेकिन अनार के बारे में एक खूबी जिसको मैंने पढ़ा और मैंने तजुर्बा किया, ये बेहतरीन है, वो ये कि अनार को छिलके समेत उसका जूस निकाल लें। छिलके समेत। अच्छा। और बाकायदा एक हदीस में जिक्र भी है कि उसके दरमियान की परतें जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं। अच्छा। हमारे एक दोस्त थे, डॉक्टर साहब थे, वो इनफैक्ट डेंटिस्ट थे पेशावर के, उनको प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया। अच्छा। उन्होंने ये किया कि अनार को वो रोजाना इतना पानी डालते थे कि अनार डूब जाए। ओके। उसके बाद अनार को उबालते थे, उबाल कर उसका जूस निकाल कर रोज़ाना इस्तेमाल करते थे। 40 दिन बाद उनका जो टेस्ट थे वो सारे के सारे नॉर्मल हुए थे। अच्छा। ओह माय गॉड। तो प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है, स्किन के लिए बहुत अच्छी दवा, जैसे मैंने अर्ज की वो बहुत अच्छी दवा है, आयरन के हवाले से बहुत अच्छी दवा है, फोलेट और विटामिन सी के हवाले से बेहतरीन दवा है, पेट के निज़ाम के लिए बेहतरीन दवा है, और फिर दिल के लिए भी अच्छी है। ये जो हदीस मुबारका में है वो ये है कि तुम्हारे दिल को खुशी देता है, तुम्हारे दिल को मजबूत करता है। और हकीकत यही है कि इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद फरहत जो रिलैक्स महसूस होता है वो डेफिनेटली। ऐसा बेहतरीन वक्त इस्तेमाल क्या है अनार का, किस वक्त बेहतरीन है इसका इस्तेमाल किया? असल में उमूमी तौर पर फलों को 2 खानों के दरमियान में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ये बाकायदा एक ग़िज़ा है, और इसे हम किसी चीज़ के साथ कंबाइन करेंगे तो टेस्ट कुछ और हो जाएगा, उसकी अफादियत कुछ और हो जाएगी। इसको सिंगलली इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तीनों के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा और बेहतरीन। अच्छा, कुछ हम वो खुश जायका होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, जैसे कंधार के अनार आते हैं या हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों के, लेकिन कुछ खारे भी होते हैं। लेकिन अफादियत, चाहे उसका जायका अच्छा ना हो, अफादियत में वो सेम है। यानी कि मुझे बाज़ औक़ात खाने में नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन इतना महंगा लेके आया तो मैं कहता हूँ यार खा ही लूँ, कम से कम अनार तो कुछ फ़ायदा ही देगा। ऐसा है या नहीं? अगर वो ठीक नहीं है तो ना खाऊं? अनार एक तो मीठा अनार है जो बहीदाना कहलाता है, ठीक है, वो एक मुख्तलिफ, उसकी नस्ल ही मुख्तलिफ है। अच्छा। दूसरा जो अनार है वो कंधारी अनार है, और मुख्तलिफ इलाकों में उन लोगों ने कलमें लगाई हुई हैं और अनार उगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अनार अगर खट्टा है और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने तो केमिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है, जो खट्टी चीज़ है वो एसिड है, और एसिड को अगर नॉर्मल करना है तो उसमें नमक मिला लीजिए। ठीक। एसिड प्लस सॉल्ट इज इक्वल टू बेस। तो अगर फर्ज करें कि अनार खट्टा है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दीजिए, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसकी अफादी भी चेंज हो जाएगी, और उसकी एसिडिटी की सलाहियत वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछना चाहिए थी कि ये इसका जूस निकाल कर पिए वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एज अनार जैसे होता है वैसे खाएं तो ज़्यादा? देखिए, अनार को जिस तरह मैंने अर्ज की कि अनार में एसिड है, एसिड को एंटा एसिड करने के लिए अगर आप चबाकर अनार खाएंगे तो यहीं पर ये एंटा एसिड ऐड हो करके ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप जूसेस की सूरत में लेते हैं तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जूसेस को एकदम तेज मकदार में न पिए, बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ा लेकर पिए। जितना ज़्यादा वो मज़ा लेकर पिएंगे उतना ज़्यादा सलाइवा उसमें ऐड होगा और वो न्यूट्रल होता जाएगा और हमारे जिस्म के लिए अफादियत बनता जाएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ है या ब्लड प्रेशर की जो मरज़ है
उसके ऊपर अनार का क्या इम्पैक्ट आता है, उसके लिए अनार कितना मुफीद? देखिए, ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर की वजह में कहीं पर किडनी इन्फेक्शन है या किडनी के मसाइल साथ हैं, तो फिर तो उसूली तौर पर अनार को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। वरना हर सूरत में अनार ले सकते हैं और अनार का एक बेहतरीन फायदा हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल करने में मदद करेगा ब्लड प्रेशर? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर मार्केट से जो हमें मिल रहे हैं अनार के जूस या डिफरेंट फ्रूट्स के जूस, देखिए मेरे इनके मुताबिक तो इस वक्त जो मार्केट में अनार आ रहा है वो कम से कम 2.5 से लेकर 3 महीने बर्फ खाने में रखा हुआ है। और बाहर अगर आप निकाल लिया है और आप घर पर खरीद कर ले आए हैं तो ये तय कर लें कि 1 से 2 दिन बस इसके अंदर वो इस्तेमाल कर ले। आप घर लाके कहीं इसको देर तक ना रखें। अगर देर तक रखेंगे तो उसमें फंगस होगा, वो आपके लिए ऑलरेडी स्टोर होके इन द एंड शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं शुगर के हवाले से तो कम मिकदार में अनार खा सकते हैं, अनार का जूस नहीं पी सकते। अगर अनार खाएंगे और थोड़ी मकदार में खाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी गलतफहमी का भी मैं अदाला कर दूं कि एक बात बड़ी मशहूर है कि हर अनार में जन्नत के अनारों का एक दाना मौजूद है। यस, ये तो आप बिल्कुल ये होता ये हम तो ढूंढ के खाते तो जाया ना हो जाए कोई हमारा जन्नत का दाना। तो ये हदीस तो है मरफू है हदीस मरफू है, लेकिन ये बात बहरहाल हकीकत है कि कहीं ना कहीं इसमें ये हकीकत है। मेरे बड़े पसंदीदा फलों में है, वाकई होता है। और जितने मैंने खाए हैं कहीं ना कोई एक दाना तो जन्नत का फिर चला गया होगा कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हमने अनार के हवाले से बात की, ये जानते हुए कि महंगा है आजकल, थोड़ा फ्रूट चाट्स के अंदर अगर डल जाए तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है, लेकिन अफादियत बहुत ज़्यादा है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगा साहब ने इसको आपके मैदे के लिए बड़ा मोटा झाड़ू करार दिया। अगर बहुत ही संगीन मसला है मैदे का, हाजमे वगैरह का, तो उसमें अनार का इस्तेमाल आपको बहुत हेल्प करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और इस ब्रेक के दौरान कराची और उसके मज़ाफ़ात में भी अज़ान मगरिब हो चुकी है, वक्त इफ्तार हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और कामयाबी के साथ हमने मुकम्मल किया। अल्लाह का शुक्र अदा हमें करना चाहिए। अब बढ़ जाते हैं उस सिलसिले की तरफ जो हमने शुरू किया आप लोगों के साथ मिलकर, जिसमें आप हमें अपनी नात रिकॉर्ड करके भेजते हैं। और अभी तक 12 से ज़ायद नातें प्ले कर चुके हैं, दरमियान में पहुँच गया ऑलमोस्ट। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें भेज रहे हैं। आज की नात मुहद्दिस हुसैन की है और ये जेहलम से इन्होंने हमें भेजी है। सुनते दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दरूद पढ़ते ही कैसी दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, रज़ा बुल से अब वजद करके गुजरिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पढ़ के ही ये कैसी रोशनी हुई है। क्या खूबसूरत अल्फाज और क्या खूबसूरत अंदाज़। मुहद्दिस नात जब भी पढ़ी जाती है पढ़ने वाले का अंदाज़ वैसे ही भला लगता है, क्योंकि ज़िक्र ही इतना बड़ा है, अफजल ज़िक्र है, सबसे बड़ा ज़िक्र है। और अल्लाह भी कहता है कुरान में कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो ये वो बुलंद ज़िक्र है जिसका तस्करा हम कर रहे थे। आप भी अगर चाहें तो हिस्सा बनिए, जैसा कि इस पे जाने से पहले भी हमने जिक्र किया, अपनी वीडियो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हमें भेज दीजिए, हम शामिल करेंगे। अब आपको कराची लेके चलते हैं, जो कि रमज़ान अपनी रौनकों की वजह से भी दुनिया भर में जब भी आता है क्या कमाल रौनकें लेकर आता है। और हम जो रौनकें फ़िल वक्त आपसे शेयर करें वो कराची की हैं।
रेहान अहमद साहब कराची में मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, और आज वो सड़क के किनारे लगने वाले एक बावकार और बेहतरीन दस्तरखान जो कि अल-खिदमत ने लगाया है टीपू सुल्तान रोड पे, उसके बारे में बताओ। और हर साल ये इफ्तार दस्तरखान वहाँ पर लगता है, इस साल भी लगा हुआ है, और अभी हमने कुछ झलकियाँ वहाँ की देखी हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बाकी आपको रेहान भाई बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीपू सुल्तान रोड कराची के ऊपर। कराची का एक बहुत ही मसरूफ रोड है ये, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इस वक्त मौका है इफ्तार का। इफ्तार में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इफ्तार के हवाले से अल-खिदमत का ये दस्तरखान है, अल-खिदमत फाउंडेशन का, रोज़ाना वो यहाँ पे पूरा रमज़ान इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, मजदूर भी हैं और बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी मजबूरी जो है वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे आते हैं और वो रमज़ान के अलावा भी तीनों टाइम पे यहाँ पे तीनों वक्त का खाना खाते हैं। तो ये इतनी बड़ी एक्टिविटी जो ये कैसे होती है, किसकी ज़रिए निगरानी हो रही है, इस हवाले से चल के हम बात करते हैं जनाब जुनैद मुकाती साहब से। जुनैद भाई ये बताइए, माशाल्लाह इतना नेकी का आप काम कर रहे हैं, कराची में इफ्तार दस्तरखान की एक्टिविटी है, आपके अंडर में तो गालिबन 6 जगह पे ये हो रही है, कौन कौन से इलाकों में? लियाकत हॉस्पिटल के सामने, नाइद स्टोर पे, बहादुराबाद क्लब पर है, यहाँ पर है, आगे मोहम्मद अली सोसाइटी में है। इसी तरह हमारे दूसरे जो वो हैं किले गुलशन वाले वो अलग कर रहे हैं, दीगर इलाकों में कराची में अलग हो रहे हैं। ये कितने साल से ये सिलसिला जारी है? ये तकरीबन 12-13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो रोजाना यहाँ पे अंदाजन कितने लोग इफ्तार में शामिल होते हैं? कई हज़ार आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ हज़ारों गुजर रही होती हैं, बहुत सारे मुसाफिर होते हैं जो इफ्तार के टाइम पे अपने घर नहीं पहुँच पाए होते, उनको भी पानी की बोतलें और इफ्तार के जो पैकेट्स हैं इफ्तारी के वो उनको दिए जाते हैं। जी हाँ, दिए भी जाते हैं और बहुत सारे लोग गाड़ियाँ रोक के अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार करते हैं। और यहाँ पे जो इफ्तार होती है ना वो स्टैंडर्ड की इफ्तार होती है। आपको चिकन भी गोल्डन पीस मिलेंगे, आपको जो चावल होंगे, जो आपका ऑयल होगा वो सब स्टैंडर्ड का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आदमी उसमें कॉस्ट को कम करने के लिए क्वालिटी गिरा दे, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या बात है, माशाल्लाह। ये जो इफ्तार का थाल है, एक थाल में कितने लोग इफ्तारी करते हैं? 4 अफराद इफ्तार करते हैं। अच्छा, तो पर हेड जो है ये इफ्तारी क्या पड़ती है, कॉस्ट क्या आती है उसकी? तकरीबन 300 रुपये पर हेड कॉस्ट आती है। दुनिया में अपने लिए हर आदमी सोचता है, सब सोचते हैं। असल बात यह कि दूसरों के लिए सोचें, उन लोगों के लिए सोचें जो वाइट कॉलर हैं और जिनके पास वसाइल नहीं है, और उनके लिए अच्छा खाना, कपड़ा पहनना जो है वो सारी चीज़ें हों। यही हमारी दुनिया और आखिरत में निजात का रास्ता है। क्या ज़बरदस्त जज्बा है, दीदनी जज्बा है। और मैं तमाम उन लोगों को जो कि रमज़ान के इस महीने में डोनेट करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपकी इस एफर्ट को कबूल करे और हमारी भी अदना सी कोशिश को, जिसके ज़रिए हम इन लोगों का तारुफ आपसे कराते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। तो ज़बरदस्त है, इस सेगमेंट आपने मुलाहिज़ा किया। बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब गामज़न है। इससे पहले कि हम जाएँ, आपको मालूम है मौलाना इमरान बशीर साहब मुख्तलिफ आम मौज़ूआत पर हमारे प्रोग्राम का अहम हिस्सा हैं। रमज़ानुल मुबारक, 12 रमज़ानुल मुबारक पे हम पहुँच गए हैं। ये एक अब ऐसे मुक़द्दस महीने और ऐसे मकाम का तस्करा है जिसे कहना चाहिए ना, जिसमें इस्तग़फ़ार का सिलसिला बढ़ जाना चाहिए। वो ख़ास वक्त है जब दिलों की पाकीज़गी हमें नसीब होती है, रमज़ान के अंदर रूह को क़ुर्ब इलाही नसीब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेर इनाम इंसानों पर, मुसलमानों पर फरमाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। इस माह मुक़द्दस में इबादत, दुआ, तिलावत, नेक आमाल के ज़रिए ज़िंदगी जो है उसको मग़फ़िरत बख्शने का सुनहरी मौका हमें मैसर आता है और वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं जो इस मौके से फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी के बारे में कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर हर रोज़ मौजूद होते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, तो आज भी उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन कौन सी इबादत की जाए? सबसे ज़्यादा अहम और मौसर इबादत कौन सी हो सकती हैं? रमज़ान में इब्तिदा जो हम करें तो उसमें सबसे पहला काम, जैसे हम जिस्मानी खुराक लेने के लिए सहरी करते हैं और हदीस पाक में इसकी बड़ी ताकीद भी आई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। तो मैं अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल रहमत नाजिल फरमाते हैं उस शख्स पर जो सहरी करता है। तो जैसे हमने सहरी करके खुराक लेनी है,
ऐसे ही जिस्मानी तौर पे हमने ये अपना कोटा पूरा कर लिया, रूहानी तौर पर हमने क्या करना है कि हमने तहज्जुद, तिलावत और नवाफिल, दुआ, इन आमाल के अंदर हमने लगना है। और जब सुबह हो जाए तो इशराक और चाश्त, इन नमाज़ों का अहतमाम, सलातु तस्बीह की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो इसका अहतमाम, और सारा दिन कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के नेक बंदों के, अल्लाह के बंदों के पास जाएं, उनसे दुआएं लें और अल्लाह की मखलूक की जितनी खिदमत कर सकें वो खिदमत करें। और जब इफ्तार का वक्त आए तो उस वक्त हम अपने आप को दुआओं में मसरूफ़ कर लें। खूबसूरत मौलाना, खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, आप इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। रमज़ान के ये बाबरकत लम्हात जिनका हमने अब से पहले भी तज़किरा किया, अगर मैं कहूँ कि इनको मज़ीद पुरअसर, मज़ीद कीमती बनाया जाए, हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो कोई ख़ास तरीका, कोई तलकीन, कोई तनबीह आपके जहन में हो? रमज़ान में वक़्त को कीमती बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, हदीस पाक में आता है, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अज़्ज़ वजल सरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान को राहत पहुँच जाए, सुरूर पहुँच जाए। और इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि रमज़ान में हम लोगों को खिलाएं पिलाएं, कोई मकरूज़ है उसका कर्ज़ा दूर करने का ज़रिया बने, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करने का ज़रिया बने। हदीस पाक में आता है, मन फत्तरा फ़ीही साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार, जो किसी के इफ्तार का ज़रिया बनता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देते हैं और उसको जहन्नम से छुटकारा भी अता फरमा देते हैं। और जितना रोज़ेदार को सवाब मिला था उतना सवाब इस शख्स को भी मिलता है जो दूसरों को इफ्तार करवाता है। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जब शब कदर आती है, लैलतुल कदर आती है, तो आम मुसलमानों को आम फरिश्ते आके मुसाफ़ा करते हैं, लेकिन जो लोगों को इफ्तार करवाया करता था ये वो खुशकिस्मत है कि जिसको सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके ख़ुद इससे मुसाफ़ा करते हैं। इसलिए रमज़ान में हमें इन अमाल का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। अच्छा मौलाना, तरीक़ा दुआ की बात कर ली जाए, तिलावत कुरान पाक की बात कर ली जाए और नेक अमाल की बात कर ली जाए, तो बेहतरीन तरीक़े से इसका एहतमाम कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी रूहानी तरक्की जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं? रमज़ान और कुरान, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ एक महीने का तज़किरा है और वह है रमज़ान, क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सगा भाई से दौड़ रहा होगा, वालदैन साथ ना देंगे, रिश्तेदार साथ ना देंगे, कोई दोस्त के काम ना आएगा। यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौम इज़िम बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युंजीही कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। ये कल क़यामत के दिन ये मंजर होगा, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा काम आएंगी, दो चीज़ों का ख्याल रखना, रमज़ान और कुरान। रोज़ा कहेगा मैंने इसको सारा दिन भूखा रखा, कुरान कहेगा मैंने सारी रात इसको इबादत में मसरूफ़ रखा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, बड़े बड़े अकाबरीन 60 कुरान एक दिन में कुरान मुकम्मल कर रहे हैं, एक रात में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम भी अपने घरों में इसका अहतमाम करें, ख़ुद भी करें, दूसरों को भी तरगीब दें। बहुत ही खूबसूरत नुक्ता आपने उठाया, इस पर भी मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और नुक्ता बड़ा अहम है और वो नुज़ूल कुरान करीम का है, जो कलामुल्लाह है और इसका नुज़ूल रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। ये रमज़ान की और रमज़ान इसकी पहचान है। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक का ही इंतखाब किया मौलाना, आपके ख्याल में कुरान करीम के नुज़ूल के लिए? क्या फजीलत, क्या हिकमत है इसके अंदर? कुरान पाक का रमज़ान में अल्लाह पाक ने नुज़ूल फरमाया क्योंकि अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती महीना वो रमज़ान है। अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमतें, बरकतें जिस महीने में नाजिल होती हैं वो रमज़ान है। इसलिए अल्लाह पाक ने इस माह मुबारक के अंदर ये बरकतों वाला तोहफ़ा उम्मत को अता फरमाया। रमज़ान का लफ्ज़ी तर्जमा ही ये बनता है तरमुज़ुज़्ज़ुनूब, जो गुनाहों को सिरे से ख़त्म करते। इतनी रहमतों बरकतों वाला ये मुबारक महीना, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाइयों का कोई तज़किरा नहीं,
यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ऐसे बकिया 11 महीनों का कोई तज़किरा कुरान पाक में नहीं। रमज़ान के नाम लेकर ये अल्लाह का ख़ास महीना है, इसलिए अल्लाह पाक ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया और ये लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का और हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला ये मुबारक कलाम है। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान बशीर। आप हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं और हर रोज़ बहुत ही अच्छा लगता है जब आप रहनुमाई फरमा रहे होते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और कुरान करीम के हवाले से जिस स्पिरिचुअलिटी का उन्होंने जिक्र किया, वो स्पिरिचुअलिटी नज़ूल कुरान की हमें महसूस भी होती है और यही अल्लाह का फजल है कि पूरी दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है तरावी के अंदर, और हम कहीं हल्का फुल्का तमाम जो आम जिंदगी में नहीं करते हम भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ हमारी ट्रांसमिशन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।